नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पाकिस्तान को लेकर करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। बांग्लादेश, नेपाल के बाद एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया है। यह झटका क्या है और इसका क्या असर पाकिस्तान पर होगा, और क्या वाकई में बांग्लादेश और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर होंगे, इस पर डिटेल से अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही में एक और बड़ा अहम मुद्दा जिस पे बात आज बेहद जरूरी है। चीन लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल जिस आर्टिफिशियल सन की बात चीन कर रहा है, एक्सपर्ट का मानना है कि उसके पीछे कहीं चीन ने आधुनिक और एआई से लैस परमाणु बम बनाने में तो नहीं लगा हुआ है। इसको भी समझना होगा। और साथ ही में इजराइल और अमेरिका की भी बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुला लिया है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया झटका। पाक को दी जाने वाली रोक, मदद पर लगाई रोक। ऊर्जा योजनाएं ठप पड़ेंगी, हेल्थ एजुकेशन पर असर होगा। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर लगाई गई रोक। ऊर्जा योजनाएं ठप होंगी, हेल्थ एजुकेशन पर इसका असर होगा। ऊर्जा योजनाएं ठप पड़ेंगी, हेल्थ एजुकेशन पर इसका असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी गई है। ऊर्जा योजनाएं ठप पड़ेंगी, हेल्थ एजुकेशन पर असर होगा। इससे पहले बांग्लादेश और नेपाल पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी थी। जो वित्तीय फंडिंग इन दोनों देशों को होती थी, अब इन तीनों देशों की वित्तीय फंडिंग, यानी कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की वित्तीय फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश, नेपाल की मदद पर लगाई गई रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद पर लगाई रोक। ऊर्जा योजनाएं ठप, हेल्थ एजुकेशन पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान को ट्रंप का पहला झटका। पाक की हर मदद पर लगाई गई रोक, जिसमें ऊर्जा योजनाएं, हेल्थ एजुकेशन पर इस रोक का असर होगा। मदद का पुनः मूल्यांकन करने का आदेश जो है वो भी दिया गया है ट्रंप की तरफ से। यूएसएड ने पाक में रोका अपना काम। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम से यूएस जो है, यूएसएडी तमाम देशों को फंड देता है, विकास के वहां पर काम करता है। लेकिन फिलहाल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इन काम को रोकने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश, नेपाल की मदद पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन यूएसएडी के तहत एशिया में किस देश को कितनी मदद मिलती है वो भी आपको मैं जानकारी दे दूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को $1 बिलियन की मदद अमेरिका देता है। बांग्लादेश की बात करें तो यहां पर $440 मिलियन, बहुत ज्यादा मदद जो है अमेरिका की बांग्लादेश को मिलती है। पाकिस्तान की बात करें तो $231 मिलियन पाकिस्तान को भी अमेरिका देता है। भारत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ $175 मिलियन की मदद भारत को अमेरिका की तरफ से। श्रीलंका की बात करें तो $123 मिलियन के प्रोजेक्ट या कहें कि विकास के काम, आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से। नेपाल की बात करें तो $118 मिलियन यूएसएड के तहत जो है दिए जाते हैं। अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ $440 मिलियन, दूसरी तरफ पाकिस्तान को $231 मिलियन। भारत की बात करें तो $175 मिलियन यूएसएड के तहत भारत आते हैं और अलग अलग देशों में यह मदद पहुंचती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मदद पे रोक लगाने का फैसला किया है। समझना होगा, समझाने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं।
जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JS सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय राजेश जी। हमारे साथ अनुपम तिवारी एयरफोर्स ऑफिसर भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। कर्नल JS सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। यूएस एड पर रोक लगाना और खासकर पहले बांग्लादेश का नाम आया, फिर नेपाल का नाम आया और अब पाकिस्तान पर भी उस एड की रोक डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी है। क्या ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे धीरे इशारों में चूड़ियां टाइट करना, जिसे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, वो शुरू कर दिया है सर? राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों को मदद देने पे 90 दिन का मॉरेटोरियम या टेम्परेरी रुकावट लगा दी है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत भी शामिल है। तो ये जो ये प्रतिबंध है, ये सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इसमें दुनिया के सारे मुल्क हैं, सिर्फ इजराइल और मिस्र को छोड़कर। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें भारत भी है। क्योंकि ये जो 90 दिन का मॉरेटोरियम जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन बाद शपथ ग्रहण के बाद लगाया 21 जनवरी को, वो इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, क्या ये सही जगहों पे दिया जा रहा है, क्या सही मात्रा पे पैसा वहां पहुंच रहा है और इसके पीछे कारण क्या है पैसा देने के। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की इस डिसीजन से एक बात क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे ये बैन लगाया है, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, जैसे मैंने पहले बताया, इजराइल और मिस्र, और सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश तक की ये बैन सीमित नहीं है। जी, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश को और डीपली आपसे आगे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन अनुपम तिवारी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हैं, चाहे यूएस एड पर रोक लगानी हो, चाहे अप्रवासियों का, अवैध अप्रवासियों का मुद्दा हो, किस प्रकार से ये जो टर्म डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, इसे आप देख रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहले ही अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया था। जब वो चुनाव प्रचार में थे, जब वो राष्ट्रपति चुने भी नहीं गए थे, तभी उन्होंने कहा था कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रहने वाली हैं जिससे कि वो चैरिटीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब चैरिटीज का मतलब वही है, यही सब जो यूएस एड की आप बात कर रहे हैं, यही सब है। और हकीकत यह है कि जब से ये खबर आई है कि 90 डेज के लिए इन तमाम एड्स को फ्रीज कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब इसकी जो रिपरकशंस है वो तमाम गरीब देशों में दिखाई देने लगे हैं। अफ्रीका के देश, जहां पर HIV वगैरह से पीड़ित बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है और जिनकी तमाम दवाइयां, मेडिसिन वगैरह यूएस एड के थ्रू पहुंचती रहती हैं, मलेरिया की दवाइयां पहुंचती हैं और तमाम तरह के केमिकल्स पहुंचते हैं जो कि गरीब जनता को आसानी से नहीं मिल पाते हैं। अब उन्होंने ये काम तो कर दिया है, लेकिन अब इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको गरीब देशों में देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां तक रही बात साउथ एशिया की, जो आपके मुद्दे का विषय है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत के ऊपर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान, जो कि पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, बांग्लादेश जो कि इस समय एक बड़ी तख्तापलट से जूझ रहा है और अभी तक वहां स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं, उनको इस आर्थिक मदद के न मिलने से तमाम परेशानियां होने वाली हैं। और आपने देखा भी होगा कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो अमेरिका के अंदर खुद भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, जो कि इस पूरे प्रक्रम में शामिल थे। जो यूएस एड वाला जो भी इनका बड़ा सा एक सिस्टम है, उस सिस्टम से तमाम लोगों को आज नौकरी से बाहर कर दिया गया। 90 दिनों के लिए उनको काम पर आने से मना कर दिया गया है और उसके बाद फिर इवेल्युएट किया जाएगा कहां पर रिक्वायरमेंट है, वहां पर पैसे देने हैं, कहां पर नहीं देने हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है। वो यही कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचेंगे, हम दुनिया भर में चैरिटी नहीं फैलाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका असर किन किन देशों पर किस तरह होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर ही तमाम देशों में इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि इससे आर्थिक मंदी की हालत आ सकती है। हाँ, भारत जैसे देश या चीन जैसे देश, जो बड़े देश हैं, जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, उनके अंदर कोई समस्या नहीं आने वाली। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप भी इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे और कम से कम जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां पर ये दवाइयां या जो और भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं उनको पहुंचाने में अपना सिस्टम को लगाएंगे। ठीक है सर। लेकिन कर्नल सोडी सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं आपसे जो चीज समझना चाहता हूं कि इससे पहले जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने पाकिस्तान पर कई बैन लगाए थे। जो F-16 की मेंटेनेंस के तक के लिए जो पैसा जा रहा था उस पर भी बैन लगा दिया था उन्होंने।
एक सख्त रुख हम अमेरिका का पाकिस्तान पे देख सकते हैं इस वक्त, वो भी तब जब अमेरिका के ही डीप स्टेट ने वहां पर तख्ता पलट कराया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर भी मैं समझना चाहूंगा, अब बांग्लादेश के लिए जो यूएस एड आती है वो भारत से भी कई गुना ज्यादा है। और भारत इतना बड़ा देश, बांग्लादेश आबादी के मामले में, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत उससे छोटा है, लेकिन एड बहुत ज्यादा। इस एड के बंद होने से कितना असर होगा, और ये एड उस वक्त बंद की जा रही है जिस वक्त वहां पर मोहम्मद यूनिस काबिज हैं। वो मोहम्मद यूनिस जो कहते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लोकतंत्र के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सब राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में कई बार बांग्लादेश के बारे में बातचीत की, किस तरह से वहां पे माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन विडंबना की बात है, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया तब से एक बार भी उन्होंने ना बांग्लादेश पे टिप्पणी की है, ना पाकिस्तान पे टिप्पणी की है। अब जहां तक बांग्लादेश की बात है, हालांकि उसे एक बहुत बड़े मात्रा में पैसा यूएस एड से मिलता है, जो कि अब सारे देशों पे रोक लगा दी गई है, इजराइल और मिस्र को छोड़ के। बांग्लादेश जानता है कि ये 90 दिन का ये पीरियड है, उसके बाद तो हमें पैसा मिलना ही मिलना है। और इस दौरान में बांग्लादेश को ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसे चीन से बेशुमार पैसा मिल रहा है। तो जहां तक बांग्लादेश की बात है, उसने तो अपना परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट किया हुआ है। अगर अमेरिका पैसे नहीं देगा तो चीन तो देगा ही देगा, क्योंकि चीन के अब सामरिक ये हित है बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते रखने में। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आपने सही कहा कि पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी कठिन कार्रवाइयां की थी, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को मदद देना बंद नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सामरिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि डेविड मके ने लिखी है। और उसमें कई उन्होंने कारण दिए कि अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल रिश्ते क्यों नहीं तोड़ सकता। मैं 2 अहम कारणों पे टिप्पणी डालना चाहूंगा। पहला कारण यह कि अमेरिका जानता है जो अगला 9/11 टाइप हमला होगा वो पाकिस्तानी धरती से होगा, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए अच्छे रिश्ते बना के रख रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा दोबारा हो तो वो पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करने के लायक उसके रिश्ते हों। और दूसरा कारण जो डेविड मके ने लिखा है कि अमेरिका को एक अंदरूनी डर है कि पाकिस्तान में जिस दिन वो ताकत आ गई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की, जो कि अमेरिका को टारगेट कर सकता है, तो वहां के कट्टरवादी लोग 2 बार हिचकेंगे अमेरिका पे वार करने के लिए। तो अमेरिका चाहे भी वो पाकिस्तान से पूरी तरह से अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता है। आर्थिक मदद जरूर जाएगी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, पूरी दुनिया के देशों पे भारत मिला के एक प्रतिबंध लगाए 90 दिन के लिए, मिस्र और इजराइल को सिर्फ इजराइल को छोड़कर जो प्रतिबंध लगा। ठीक है, अब मैं अनुपम तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बड़ा अहम टर्म यूज किया डोनाल्ड ट्रंप का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, जिनमें जो अप्रवासी हैं, जो भारत या एशिया के हैं, दूसरे देशों के हैं, उनको भेजा जा रहा है, और जिस प्रकार से कई लोगों को कह दिया गया है कि अब आप 100 दिन 200 दिन आप घर से ही काम करिए, कई लोगों के इस्तीफे तक लिए जा रहे हैं। क्या ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, या ये जो व्हाइट सुपरमेसी की जो बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप उस रास्ते पर अमेरिका को ले जाना चाहते हैं? सर देखिए राजेश, एक अच्छे एंकर की यह निशानी होती है कि वो बहुत गहरी बातों को बहुत कम शब्दों में बोल दे। मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूं कि आपने इतनी बड़ी बात बोली। हकीकत ये है, यही हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नस्लवाद का कीड़ा छुपा हुआ है, और ये बात बहुत कठोर है। भले ही वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कह रहे हैं, भले ही वो इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं, भले ही वो अपने आदमियों की आर्थिक खुशहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इन तमाम दावों के अंदर एक छुपी हुई भावना नस्लवाद की दिखाई देती है। वो व्हाइट सुप्रीमेसी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक डेमोक्रेटिक नेशन, दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक नेशन अमेरिका, जो कि 200 सालों से ज्यादा से डेमोक्रेसी को फील कर रहा है, वो इस तरह के नियम बना रहा है, अपने बॉर्डर्स को सील कर रहा है, और अपने यहाँ जो लोग आ चुके हैं उनको वापस भेजने के लिए शिप्स के अंदर भर के उनको भेज रहा है। कोलंबिया वाला इंसिडेंट अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है कि एक शिप में भर करके कोलंबिया के लोगों को भेज दिया गया और कोलंबिया ने वहां उनको लेने से मना कर दिया। तो अब अगर आप एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखें तो कितनी गलत बात हो रही है। आज के जमाने में इस तरह की चीजें कल्पना भी नहीं करी जा सकती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको करके दिखा रहे हैं।
तो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर तो डोनाल्ड ट्रंप है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे उनका पहला कार्यकाल देख लें चाहे अभी का कार्यकाल देख लें। लेकिन हकीकत यह है कि अब सच्चाई वो सच्चाई है और सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगले 4 साल के लिए अमेरिका ने खुद चुन लिया है, तो हम लोगों को चुन लिया। लेकिन एक चीज है, क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है अनुपम जी, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। जो चीजें जो कोलंबिया के जिन लोगों को भेजा गया वो देखने लायक था कि उनके हाथ में हथकड़ियां थी, कई लोगों के पैर में जंजीरें बांधकर जो है उन्हें फ्लाइट में बाकायदा बैठाया जा रहा था। वो हिटलर का वो दौर याद करवा रहा था जब यहूदियों को इस प्रकार से कैप्चर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार चीन को लेकर भी बातचीत। तो आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। तो चीन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया में खौफ, दुनिया का सबसे खतरनाक बम बना रहा चीन। चीन की सीक्रेट फैसिलिटी को लेकर दुनिया में टेंशन, कृत्रिम सूर्य के नाम पर सुपर परमाणु बम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया भर में खौफ, दुनिया का सबसे खतरनाक बम बना रहा चीन। चीन की सीक्रेट फैसिलिटी को लेकर बड़ी टेंशन, आर्टिफिशियल सन के नाम पर क्या सुपर न्यूक्लियर बम बना रहा है चीन, इसको समझना होगा। चीन के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया भर में खौफ, दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम बना रहा चीन। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर कर्नल सोडी सर के पास हम चलेंगे। चीन का सुपर परमाणु बम, चीन ने बनाई सीक्रेट फैसिलिटी, जमीन के अंदर चल रहा काम। आर्टिफिशियल सूर्य के नाम पर क्या परमाणु बम बनाया जा रहा है। म्यानयांग की नई प्रयोगशाला में लगातार प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जारी है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। आधुनिक परमाणु बम बना रहा चीन, छोटे और तेज और घातक परमाणु बम बनाने में लगा चीन। चीन के परमाणु कार्यक्रम में काफी तेजी देखने को मिली है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि चीन 1000 से 1500 परमाणु बम बना सकता है और एक अलग ही रेस में इस वक्त चीन लगा हुआ है। इसको समझना होगा, एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल JS सोडी सर, जिस प्रकार से चीन परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल है, लगातार एक साल में 200 से 300 परमाणु बम वो बना रहा है, पिछले 1-2 साल के अंदर हमने ऐसा देखा है। किस प्रकार से चीन की इस रेस को देखते हैं, और ये जो खबरें आ रही हैं कि जो आर्टिफिशियल एक सन बनाने की चीन बात कर रहा है, वो आर्टिफिशियल सन के पीछे कहीं उसका न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम जो है वो भी छिपा हुआ है। सर राजेश जी, 1949 में चीन के नेता माओ जेडोंग ने कहा था कि परमाणु हथियार पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग है और अगर हमने पैसा बर्बाद करना है तो किसी देश को परमाणु हथियार बनाने चाहिए। लेकिन जब चीन ने ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश की फर्स्ट और सेकंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में, और वो हारा, तो उसका मुख्य कारण ये था कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे और चीन के पास परमाणु हथियार नहीं थे। उसके बाद माओ जेडोंग ने फैसला लिया कि अब वक्त आ चुका है चीन को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए, और उसके बाद बड़ी प्रक्रिया चली जिसमें चीन ने अपने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए। 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब चीन के पास 250 परमाणु हथियार थे, लेकिन शी जिनपिंग क्लियर थे कि उनके शासन काल में उन्होंने 3 जंग छेड़ने हैं, ताइवान के लिए, स्प्राइटले आइलैंड्स के लिए, 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे, और अगर उन्होंने ये 3 जंग छेड़ने हैं, उनको कई कार्रवाइयां करनी होंगी जिसमें परमाणु हथियार की तादाद ज्यादा होनी पड़ेगी ताकि बाकी देशों को एक मैसेज मिले कि चीन अपनी सैनिक उद्देश्य में वो पूरी तरह से सक्षम है। तो 2013 में शी जिनपिंग ने अपने परमाणु के टॉप साइंटिस्ट को बुलाया और उनको डेडलाइन दी कि 2030 तक उन्हें 1000 परमाणु बम चाहिए और 2035 तक उन्हें 1500 परमाणु बम चाहिए। आज की तारीख में चीन के पास 600 परमाणु बम है। पिछले साल नवंबर में जब शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात हुई और उसमें एक टॉपिक डिस्कस हुआ कि एक संधि होनी चाहिए जिसमें कोई भी देश परमाणु हथियार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना इस्तेमाल करे, चीन ने यह संधि साइन करने से साफ मना कर दिया। और अब जो ये खबरें आ रही हैं कि चीन जिस तरह से एक नया तौर का एक परमाणु हथियार बना रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो लैस हो सकता है, ये एक बार फिर दिखा रहा है कि जो चीन की मंशा है वो है
परमाणु हथियार में भी एआई इस्तेमाल करने की, क्योंकि आने वाले समय में जो जंगें लड़ी जाएंगी वो लैंड सी एयर के अलावा 3 नए डोमेन में होंगी: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटम स्पेक्ट्रम और स्पेस। जी अनुपम सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा 2 मिनट मुझे और दीजिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोडी सर, मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद अनुपम जी मैं आपके पास भी आऊंगा। कर्नल सोडी सर, जो मेरा सवाल है, आपने एक बड़ी अहम बात कही बीच में कि भारत के साथ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी चीन कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से और यहां बांग्लादेश की तरफ, चीन की तरफ से अटैक हो। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि एनएसए डोभाल ने दिसंबर के महीने में चीन की यात्रा की, वांगी के साथ उनकी मुलाकात हुई। विक्रम मिस्री सर हाल ही में 26 जनवरी को बीजिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने भी वहां पर वांगी के साथ मुलाकात की। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो रही है और फ्लाइट दिल्ली से बीजिंग तक शुरू करने की बातें की जा रही हैं। दोनों देश तो कह रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा माहौल अब बनता जा रहा है, दुश्मनी दोनों देश भूल रहे हैं। सब राजेश जी, चीन जो भारत के साथ एक बनावटी दोस्ती दिखा रहा है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसका पहला और मुख्य सैनिक लक्ष्य है ताइवान पे हमला करना, जो 2027 में होना है। तो चीन जानता है कि वो किसी हालत में 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता है, यानी कि अपने पूर्वी बॉर्डर पे ताइवान के लिए और पश्चिमी बॉर्डर पे भारत के साथ। इसलिए चीन ये मुखौटी दोस्ती का एक दिखावा कर रहा है। देखिए, कोई भी देश आज की दुनिया में 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर नहीं जीत सकता है। जो आखिरी देश जिसने मल्टीपल फ्रंट वॉर जीती वो 1973 में इजराइल था, जब उसने 5 अरब देशों को एक वक्त पे हराया। अभी आप देखिए, इजराइल को हमास हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर करनी पड़ी, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ और सदर्न आर्मी कमांडर को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि इजराइल की सेना की इसमें जीत नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब है, ये जो चीन भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन चीन को के जो सैनिक लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं चीन के लिए। और जितनी देरी हम भारत चीन के मंसूबों को, इरादों को समझ में देरी करेगा, उतना हमारे लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट। जी अनुपम सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक फिर मुझे लेना होगा। छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं सर। ब्रेक के बाद सीधा अनुपम जी मैं आपके पास आऊंगा और यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को जब ये कहा जाता है कि ये वेपन ऑफ डिटरेंस हैं, तो फिर इतनी होड़ क्यों बची हुई है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम जमा करने की। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमारी लगातार जारी है, क्योंकि चीन लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि चीन एक खास तरह का परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है। अनुपम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो मेरा सवाल है सर, कि कैसे आप इसे देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन तो वेपन ऑफ डिटरेंस है, इसका यूज होना नहीं है, और लेकिन फिर हम एक होड़ भी देखते हैं। और चाइना की बात करें, हम अमेरिका रूस की बात करें, एक होड़ देख रहे हैं। जब वो वेपन ऑफ डिटरेंस है तो फिर वो 100 भी काफी है, 200 भी काफी है, उसको 1000, 4000, 5000 की तादाद में बनाने की क्या जरूरत है सर? देखिए राजेश, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। अगर ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या वेपन ऑफ डिटरेंस है और पूरी दुनिया को खत्म करने का इनके अंदर तरीका इजाद किया जा चुका है, तो फिर इसको बड़ी संख्या में बनाए, चाहे 2-4 ही न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे, पूरी दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो जानी। रूस के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि अगर वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को 1000 बार खत्म कर सकता है। और यही यही इतना ही लगभग अमेरिका के पास भी है, इतना ही लगभग चीन के पास। दरअसल जो मुझे लगता है कि इस होड़ के पीछे असल कारण ये है कि जो प्रभावशाली शक्तियां हैं, जो जिम्मेदार देश हैं, जो विश्व की महाशक्तियां हैं, वो अपना रोल ढंग से नहीं निभा रही। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं और अपना फायदा देखने के चक्कर में वो इस होड़ को बढ़ावा दे रही हैं। चाहे बात आप अमेरिका की करें, चाहे आप रूस की करें, चीन की करें, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस की बात कर लें, या फिर जर्मनी की कुछ हद तक बात कर लें। ये पावरफुल नेशंस है, इकोनॉमिक पावरफुल है, इनके पास तमाम तरह के हथियार हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आगे बढ़कर के इस बात को नहीं कहते हैं कि इनके ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए, या हम जो एनपीटी जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं कि जो इसको बढ़ावा देने से रोकती हैं, वो उनको भी ढंग से काम नहीं करने दिया जाता है। और जो एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाना चाहिए या उसका ऊर्जा के सोर्स के रूप में किया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी रिसर्च काफी कुछ सीमित है। भारत जैसे देश अपने लेवल पर ही ये काम कर पा रहे हैं और उसमें भी अड़ंगे लगाने की कोशिशें करी जाती हैं तमाम विश्व शक्तियों के द्वारा।
तो यही असल कारण है कि अगर जिम्मेदार लोग अपनी भूमिका सही से निभाएंगे तो निश्चित तौर पर इतने खतरनाक हथियारों को लेकर के होड़ नहीं मचेगी। अब चीन की ही बात कर ले, कर्नल सोडी साहब ने पूरा सही तरीके से समझाया कि चीन जिसकी मंशा ही ये थी कि ये बेकार के वेपन्स हैं, इन्हें पैसा बहुत लगता है, लेकिन आज की तारीख में चीन के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार हो चुके हैं और जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि 1000 और 1500 तक ले जाना चाहते हैं। और उसके पीछे कोई उनके पास बड़ा कारण नहीं है, वो सिर्फ एक ताइवान जैसे छोटे आइलैंड पर कब्जा करने के लिए या भारत के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए 500 न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता नहीं होती है। अब भारत के ऊपर तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं हमला करने से कई बार सोचेंगे, क्योंकि भारत के पास भी है, जैसा हमने लोग कहते हैं वेपन ऑफ डेटरेंस, इसीलिए कहते हैं कि आप पड़ोसी के ऊपर तब तक हमला कर सकते हो जब तक पड़ोसी कमजोर है। अगर पड़ोसी ताकतवर है तो आप उसके ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचोगे, क्योंकि आपका भी नुकसान हो सकता है। तो चीन भारत के ऊपर हमला तो नहीं करने वाला है, कम से कम एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ, चीन अगर एक जिम्मेदार देश की तरह बिहेव करे तो उसको खुद भी इस पर रोक लगानी चाहिए और तमाम जो उसके जो शागिर्द दोस्त हैं जैसे पाकिस्तान है या फिर ईरान कुछ हद तक है, उनको भी मना करना चाहिए कि ये खतरनाक वेपन्स हैं, इनके ऊपर एक सीमा से ज्यादा रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चीन जिसको आप अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, जिस हथियार को बनाने की कोशिश कर रहा है और जिससे अमेरिका भी डरा हुआ है, वो सीधी सी बात वही है कि वो अब इस टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहता है। और अभी कल का ही जो इंसिडेंट था, जो एक एआई का जो उनका वर्जन, चाइनीज वर्जन जो अमेरिका में पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, डीप सीक करके कोई उनका एआई चैट बॉट, और उसने दिखा दिया कि बहुत सस्ते चैट बॉट बना सकते हैं जिसके ऊपर अमेरिका बहुत खर्च करता है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि चाइना ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में अमेरिका को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहा है और वही चीज वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी करना चाहता है। तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक रहने वाला है और जो 5-6 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। लेकिन वो ये कि यूएन का रोल बड़ा अहम हो जाता है, लेकिन यूएन अपने रोल को अदा नहीं कर पाता है। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। इजराइल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को न्योता भेजा। 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू। ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान होंगे नेतन्याहू। पिछले साल 4 बार मिले थे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। बड़ी खबर इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को न्योता भेजा। 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान होंगे नेतन्याहू। पिछले साल 4 बार मिले थे दोनों नेता। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ट्रंप का नेतन्याहू को न्योता। 4 फरवरी को अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। विदेशी नेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। पिछले साल 4 बार दोनों की मुलाकात हुई। हमास को लेकर काफी सख्त हैं ट्रंप। गजा में सीज फायर को लेकर चर्चा पॉसिबल है। ट्रंप के प्रेशर में दोनों में सीज फायर भी हुआ है, लेकिन अब ट्रंप का इरादा क्या है, इसको समझना होगा, इसको डिकोड करना होगा। हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल जय सोडी सर, नेतन्याहू को बुलाया गया और 4 तारीख को व्हाइट हाउस में मुलाकात भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात होने वाली है? क्या हमास को लेकर बातचीत होगी या फिर एक कदम आगे बढ़कर अब तेहरान खामनेई के बारे में भी सोचा जाएगा? सर राजेश जी, 20 जनवरी को इसी साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ली, उसके बाद जो उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में बातें कही, उसमें एक अहम बात ये कही उन्होंने कि मैं यूनिफायर कहलाना चाहूंगा इस दुनिया में, मैं लोगों को जोड़ना चाहूंगा, मैं शांति का पूरा प्रयास करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एकलौते नेता हैं जिन्होंने जितने चुनावी वादे किए वो सारे उन्होंने पहले दिन से ही पूरे करने शुरू कर दिए, बल्कि मैं कहूंगा एक दिन पहले से ही, क्योंकि उनके शपथ ग्रहण के एक दिन पहले 19 जनवरी को इजराइल हमास का युद्ध विराम घोषित हो गया, जिसमें उनके जो मिडिल ईस्ट के एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने अहम भूमिका निभाई और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के नीचे ही नेतन्याहू को ये युद्ध विराम मानना पड़ा। राजेश जी, मैं आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जो 19 जनवरी का युद्ध विराम का जो वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है, वो एग्जैक्टली कुछ महीने पहले मई 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को भेजा था, लेकिन नेतन्याहू ने उसे मानने से साफ मना कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन पहले ही वर्ड टू वर्ड वो एग्रीमेंट नेतन्याहू मान गए।
ये क्या दिखाता है? ये एक बात साफ दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया में वाकई एक शांति दूत के हैसियत पे अपने आप को जानना चाहेंगे, और इसलिए ये जो अहम मीटिंग होने वाली है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा डिस्कस होगा वो ये होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति कैसे बहाल की जाए। जैसे पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड्स लेके आए थे, जिस तरह से सऊदी अरेबिया और बाकी अरब देशों की दोस्तियां, नजदीकियां इजराइल से बढ़ रही थी ईरान को छोड़ के, इस कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति लाना चाहेंगे। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जितना कट्टरवादी रवैया डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तरफ था पहले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में वो कट्टरवादी रवैया नहीं होगा। जी, एक आखिरी सवाल अनुपम सर, लेकिन मिडिल ईस्ट में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक ऑक्टोपस जो है उसे कमजोर नहीं किया जाता, यानी कि ईरान में जब तक खामेनी है तब तक आतंकी संगठनों को मदद मिलती रहेगी। कैसे देख सकते हैं इस पूरे मुद्दे को हम? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में नहीं सोचेंगे या गंभीरता से सोचेंगे? दो सवाल हैं सर। देखिए राजेश जी, अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही समझ सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर उनके पुराने कार्यकाल को थोड़ा सा हम एक वो माने, उसको एक तरीके माने कि उसके बाद हमको यही समझ में आता है कि इस बार भी वो बहुत सीरियस होंगे मिडिल ईस्ट को लेकर, खास तौर पर क्योंकि इजराइल को लेकर के वो खुला समर्थन जता चुके हैं। उनको पता है कि इजराइल को अगर कोई देश टक्कर दे सकता है फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो ईरान है, तो ईरान के पर कतरने बेहद आवश्यक है। दूसरी चीज, ईरान उस गुट का सदस्य बहुत तेजी से बनता जा रहा है जिसको कि एंटी नेटो गठबंधन कहा जाता है, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें चीन शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का एक गठबंधन उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जिससे कि आगे चल करके कुछ तल्खियां बढ़े पूरे विश्व में, और वो चीज डोनाल्ड ट्रंप के और उनके व्यापारिक दिमाग के बिल्कुल खिलाफ चली जाएगी, क्योंकि हर चीज को वो बिजनेस से तौलते हैं, व्यापार से तौलते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका के तमाम स्टेक्स हैं, वो चाहेंगे कि फिलहाल जो भी उनके सैनिक जो बचे कुचे हैं ईरान, इराक में हो या फिर सीरिया में हो या फिर कुछ और छोटे देशों, बहरीन जैसे देशों में हो, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ता है तो उन सैनिकों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उसका जवाब अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने अमेरिकन नागरिकों को देना पड़ेगा। तो वो इस तरह कोई भी मोर्चा नहीं खोलना चाहते हैं जिससे कि लड़ाइयां बढ़ें। तो एक बीच का रास्ता अख्तियार करने में महारत हासिल है डोनाल्ड ट्रंप को। आपको याद रखना होगा कि ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह से बात कर ली थी, जिन्होंने ISIS और अलकायदा के लोगों से भी बात कर ली थी, और जिन्होंने तालिबान से भी बात कर ली थी। तो इस तरह के व्यक्ति जिनको मीडिएशन अच्छी तरह से आता है, वो यहाँ पर भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अपना सारा दिमाग, अपनी सारी ऊर्जा वो इसी चीज के ऊपर लगा रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर फिलहाल शांति तौर पर एक शांति बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जयेश सोढ़ी सर बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम तिवारी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।